Hello everyone, welcome to Chemistry Box by Muskan. So this is the part 3 of chapter 1 series, that is some basic concepts of chemistry. And in the last videos we have covered these topics that are importance of chemistry, nature of matter, properties of matter and their measurement, uncertainty in measurement. And today we will continue with laws of chemical combination and Dalton's atomic theory. So let's get started. First of all, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. अब हमने इस चैप्टर में बहुत कुछ अभी तक पढ़ लिया है, ठीक है. तो आपको इतना तो पता चल ही गया है कि जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं. और जब ये रिएक्शंस होती हैं ना, तो उन्हें प्रोसीड करने के लिए हमें 5 लॉज का पता होना बहुत ज़रूरी है. और ये 5 लॉज जो हैं वो हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस, Gay-Lussac's लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम एंड अवोगाड्रोस लॉ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. जो ये लॉ था ना, ये लवोजियर ने 1789 में दिया था. और ये लॉ स्टेट करता है दैट मास इज नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. इंस्टेड द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इक्वल्स टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट्स. ये लॉ बताता है कि जो मास होता है उसको ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में. बट क्या होता है कि जो रिएक्टेंट्स का मास है ना, वो रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट के मास के हमेशा इक्वल ही रहता है. जब लवोजियर ने 1789 में ये लॉ डिस्कवर किया था ना, तो उसने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे. और फ्रॉम दैट ऑब्जर्वेशंस ही डिस्कवर्ड दैट कि जो मास है वो रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट के इक्वल रहता है, रिएक्शन के पहले भी और रिएक्शन के बाद भी, ठीक है. तो ये लॉ की एग्जांपल है जैसे व्हेन मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. The mass of the magnesium and oxygen before the reaction is equal to the mass of magnesium oxide after the reaction, ठीक है. मतलब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है. तो इस लॉ के अकॉर्डिंग जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का मास है वो रिएक्शन के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड के मास के क्या रहेगा, इक्वल रहेगा. तो ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. नेक्स्ट है हमारे पास लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शंस, ठीक है. ये लॉ हमें दिया था प्राउस्ट ने, ठीक है. एंड इट स्टेट्स दैट केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय मास रिगार्डलेस ऑफ द अमाउंट ऑफ द कंपाउंड. ये लॉ कहता है कि कोई भी एलिमेंट कितना भी किसी भी अमाउंट में हो या हम उसे कहीं से भी उठा के ले आएँ, जो एलिमेंट्स की रेशो उसमें प्रेजेंट है वो ही रहेगी हमेशा, ठीक है. जैसे वाटर है जो, ठीक है, वाटर है उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है. अब चाहे हम वाटर को कहीं से भी उठा लाएं या कितनी भी अमाउंट में उठा लाएं, उसमें रेशो क्या रहेगी, सेम रहेगी हमेशा, जो कि है 1:8, ठीक है. अब जब प्राउस्ट ने ये ये लॉ डिस्कवर किया था ना, तो उसने क्या किया था कि क्यूप्रिक कार्बोनेट को देखा, CuCO3 को, ठीक है. तो उसने 2 तरह का ये उठाया, एक तो था जो कि था नेचुरल और दूसरा था जो कि लैब में बनाया हुआ था सिंथेटिक. तो उसने देखा कि चाहे वो नेचुरल हो चाहे सिंथेटिक हो, जितना उसमें कॉपर प्रेजेंट है उतनी ही कार्बन प्रेजेंट है, उतना ही ऑक्सीजन प्रेजेंट है दोनों केस में, ठीक है. तो ये था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन. नेक्स्ट आ जाता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस. ये लॉ दिया था डाल्टन ने. ये बताता है कि व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, द masses of one element that combine with the fixed mass of the other element are in the ratio of small whole numbers, ठीक है. ये लॉ कहता है कि जब कोई 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो कंबाइन होके हमें एक या एक से ज़्यादा कंपाउंड दे रहे हैं, ठीक है. जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि हमारे पास H2 है,
ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके हमें वाटर भी देता है, और एक केस में हम इससे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी बना सकते हैं, ठीक है। अब मान लो कि इस केस में हाइड्रोजन का मास है 2 ग्राम्स और ऑक्सीजन का मास रहता है 16 ग्राम, और इस केस में भी हाइड्रोजन का मास रहता है 2 ग्राम और इस केस में होता है ऑक्सीजन का मास 32 ग्राम। अब क्या हो रहा है कि जो ऑक्सीजन है वो दोनों केस में फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करते हैं, तो इट मीन्स जो ऑक्सीजन का मास है ना, जैसे 16:32, वो स्मॉल होल नंबर्स में हमें मिलेगा 1:2 में, ठीक है। अब इस केस में क्या हो रहा है कि दो एलिमेंट्स जब फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन करके हमें दो कंपाउंड देते हैं, तो उन एलिमेंट्स का आपस में जो रेशो रहती है वो स्मॉल होल नंबर्स में होती है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। इसमें हम गैस के साथ डील करते हैं, ठीक है। ये कहता है कि व्हेन gases react together to form other gases, the volume of the reactant gases and the products, if measured at the same temperature and pressure, bear a simple whole number ratio to each other. ये लो कहता है कि जब दो गैसेस आपस में कंबाइन करके हमें प्रोडक्ट देती हैं, ठीक है, सेम टेम्परेचर और प्रेशर में, तो वो क्या रहती हैं, आपस में सेम होल नंबर में होती हैं उनकी रेशो, ठीक है। सिंपल होल नंबर में उनकी रेशियो रहती है, ठीक है। जैसे मान लो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में दो गैसेस हैं, रिएक्ट करके हमें वाटर वेपर दे रही हैं H2O के, ठीक है। तो द वॉल्यूम्स ऑफ द गैसेस आर इन सिंपल होल नंबर रेशियो, मतलब उनका दोनों का वॉल्यूम क्या रहेगा, सारी गैसेस का वॉल्यूम क्या रहेगा, सिंपल होल नंबर रेशियो में रहेगा। ये आ जाएगा H2:O2 H2O, इसका 2 1, फिर वाटर का 2, ठीक है। 2:1:2 सिंपल होल नंबर हमारे पास है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम हाइड्रोजन का क्या है 2, यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या है 1, और यहाँ पे H2O का वॉल्यूम है 2। नेक्स्ट आ जाता है अवोगाड्रोस लॉ, ठीक है। अवोगाड्रोस लॉ कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन एन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये लॉ कहता है कि मान लो दो गैसेस हैं, उनका वॉल्यूम सेम है और सेम टेम्परेचर और प्रेशर में उनके अंदर मॉलिक्यूल्स भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है। जब ये अवोगाड्रो ने उस टाइम पे लॉ दिया था ना, तब इसको किसी ने माना नहीं था कि ये सच है, पर बाद में धीरे धीरे ये चीज़ मतलब सच ही प्रूफ हुई कि ऐसे होता है, ठीक है। अब मान लो कि हमारे पास कंसीडर 2 गैसेस हैं, H2 एंड ऑक्सीजन, अंडर दी सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब आपको पता है कि जब ये लॉ आया था ना, तो उस टाइम पे सारे जो साइंटिस्ट थे वो ऐसा मानते थे कि जो एक एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ तो कंबाइन कर सकता है, पर वो अपने एटम के साथ नहीं कंबाइन कर सकता। जैसे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ तो कंबाइन कर सकता है, पर ऑक्सीजन खुद के एटम के साथ ऑक्सीजन के साथ मिलके हमें डायटोमिक मॉलिक्यूल नहीं दे सकता। पर मतलब आज की स्टडी में तो ये चीज़ पॉसिबल है, हम ऑक्सीजन को O2 कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये कैसे है कि अब मान लो कि उसने दो गैसेस ली थी H2 एंड O2, अब उसने H2 भी क्या लिया है, 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, फिर 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ये मिलके 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और हमें 2 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये कहता है कि अब सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर में इन सारी चीज़ों में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे। ये है अवोगाड्रोस लॉ, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की। ये सबसे पुरानी थ्योरी है जो कि हमें डाल्टन ने दी थी, ठीक है। ये इसका फर्स्ट पॉइंट है कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, कि मैटर जो है बहुत इंडिविजिबल पार्टिकल्स के साथ बना होता है जो कि एटम्स हैं। एटम्स मतलब इंडिविजिबल पार्टिकल्स हैं, ये ऐसा बाद में गलत प्रूफ हुआ था कि इसका कहने का मतलब था कि हम एटम्स को आगे डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है।
फिर आगे आ जाता है ऑल दी एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग मास। ठीक है, ये कहता है कि किसी गिवन एलिमेंट के सारे एटम्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम रहेंगी, ये भी गलत प्रूफ हुई थी। फिर कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन ए फिक्स्ड रेशो। ये कहता है कि कंपाउंड तब बनते हैं जब कोई एलिमेंट्स डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो एटम मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स किसी फिक्स रेशो में कंबाइन करें। ठीक है, नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, दीज आर नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मतलब जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो क्या रहता है, रीऑर्गेनाइजेशन रहती है एटम्स की। ठीक है, नेक्स्ट इस थ्योरी में बहुत ज़्यादा मतलब कुछ इसको सही नहीं माना गया था, फिर मतलब बहुत पॉइंट्स जो थे वो गलत प्रूव हुए थे। फिर इसके बाद हमारे पास आती है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी जो कि आजकल चल रही है। ठीक है, ये कहती है कि एटम इज़ नो लॉन्गर कंसीडर्ड टू बी इंडिविजिबल। मतलब एटम इंडिविजिबल नहीं है, इसको हम आगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में डिवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट मे नॉट बी सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट्स। कि जो सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं वो ये नहीं बात कि वो हर रिस्पेक्ट में सेम रहें। इसकी हम बात करें तो इस केस में आ जाते हैं हमारे पास आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स में क्या होता है कि जैसे कार्बन 12 6, कार्बन 13 6, कार्बन 14 6, इसमें ये जो कार्बन है एलिमेंट तो सेम है और एटम्स भी सेम एलिमेंट के हैं। ठीक है, पर इनमें प्रॉपर्टीज सेम नहीं रहती है ना, मतलब डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे मास 12 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 14 है। ठीक है, फिर आगे आ जाता है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स मे बी सिमिलर इन सम रिस्पेक्ट। ठीक है, मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम भी किसी किसी रिस्पेक्ट में सेम रहते हैं। ये आ जाती है हमारे पास आइसोबार्स के केस में। ठीक है, कार्बन 14 6, नाइट्रोजन 7 14। अब ये एटम्स जो हैं ये डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं पर ये सिमिलर हैं किसी रिस्पेक्ट में, जैसे इनका मास क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, फिर एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिसिपेटिंग इन ऑल रिएक्शंस। मतलब किसी भी रिएक्शन में जो एटम होता है ये ही एक तरह का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि पार्ट ले रहा है। फिर रेशियो इन विच एटम्स यूनाइट मे बी फिक्स्ड इंटीजर वैल्यू बट दे आर नॉट सिंपल ऑलवेज। ये मतलब हमेशा ये नहीं है कि वो सिंपल रेशो में ही रहे। ठीक है, फिर एटम्स ऑफ वन एलिमेंट कैन बी चेंज्ड इनटू एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट। एक एलिमेंट के एटम दूसरे एलिमेंट के एटम में भी चेंज हो जाते हैं। ये किस केस में पॉसिबल होता है, न्यूक्लियर रिएक्शंस के केस में, जहां हम रिएक्शन को शुरू तो यूरेनियम से करते हैं पर वो ख़त्म क्रिप्टन बेरियम पे जाके होती है। ठीक है, फिर मास ऑफ एटम कैन बी चेंज्ड इनटू एनर्जी। ठीक है, एनर्जी में मास ऑफ एटम चेंज हो जाता है इस फॉर्मूला से, E = mc²। सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट laws of chemical combination, Dalton's atomic theory and modern atomic theory, and I hope this is helpful to you. So don't forget to like, share and subscribe. Also hit the bell icon, and thanks for watching. Keep learning and exploring chemistry. See you in the next class. Bye bye.